हेलो दोस्तों, आज हम एमडीसी इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव्स क्वेश्चन को देखेंगे, जो फर्स्ट सेमेस्टर सेशन 25-29 के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के संबंध में सही कथन कौन सा है? तो यह केवल कला है? नहीं। यह केवल विज्ञान है? नहीं। यह जो है कला और विज्ञान दोनों है। क्या है? तो कला और विज्ञान दोनों है। तो अर्थशास्त्र की प्रकृति के साथ कैसा संबंध है? तो यह कला और विज्ञान दोनों है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत क्या शामिल होता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा केवल धन, ये भी है, केवल मानव व्यवहार, केवल दुर्लभता, यानी कि जो है ये तीनों की तीनों सही है, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा उपयुक्त में से सभी। यानी अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत क्या सब शामिल होता है? तो धन, मानव व्यवहार और दुर्लभता, ये तीनों की तीनों जो है अर्थशास्त्र के विषय वस्तु के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन है, मांग का नियम किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो मांग का नियम किस अर्थशास्त्री द्वारा प्रतिपादित किया गया है? तो वह है अल्फ्रेड मार्शल। कौन है? तो अल्फ्रेड मार्शल के द्वारा जो है मांग का नियम प्रतिपादित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में कैसा संबंध है? तो मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में जो है सो कैसा संबंध है? तो विपरीत संबंध है। दोनों में कैसा संबंध है? तो विपरीत संबंध है। तो मांग के नियम के अनुसार कीमत और मांग में कैसा संबंध है? तो विपरीत संबंध है। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र सामान्यतः किस दिशा में ढलान करता है? तो मांग वक्र सामान्यतः किस दिशा में ढलान करता है? तो यह जो है नीचे की ओर ढलान करता है। तो मांग वक्र सामान्यतः किस दिशा में ढलान करता है? तो नीचे की ओर। अगला क्वेश्चन है, पूरक वस्तुएं किसे कहा जाता है? तो पूरक वस्तुएं किसे कहा जाता है? तो जो साथ साथ प्रयोग हो। क्या हो? जो साथ साथ प्रयोग हो उसे पूरक वस्तु कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिस्थापन वस्तुओं का सही उदाहरण कौन सा है? तो प्रतिस्थापन वस्तुओं का सही उदाहरण कौन सा है? तो चाय और कॉफी। तो चाय और कॉफी जो है यह प्रतिस्थापन वस्तुओं का सही उदाहरण है, चाय और कॉफी। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो कुल उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि। तो सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि, यह कुल उपयोगिता का मतलब होता है। तो कुल उपयोगिता से क्या अभिप्राय है? तो सभी इकाइयों से प्राप्त कुल संतुष्टि। अगला क्वेश्चन है, सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो सीमांत उपयोगिता अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि को सीमांत इकाई से प्राप्त संतुष्टि कहते हैं। तो जो है सीमांत उपयोगिता किसे कहते हैं? तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि। तो अतिरिक्त इकाई से प्राप्त संतुष्टि को सीमांत उपयोगिता कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? तो कुल उपयोगिता अधिकतम कब होती है? तो जब
mu बराबर 0 हो, तो जब mu बराबर 0 हो तब जो है कुल उपयोगिता अधिकतम होती है। अगला क्वेश्चन है, हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? तो संतुष्टि घटती है, संतुष्टि घटती है। तो हासमान सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है कि संतुष्टि घटती है। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो उदासीनता वक्र क्या दर्शाता है? तो समान संतुष्टि के संयोजन। तो समान संतुष्टि के संयोजन जो है यह उदासीनता वक्र दिखाता है, समान संतुष्टि के संयोजन। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो उदासीनता वक्र का ढाल जो है वह ऋणात्मक होता है। कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। तो उदासीनता वक्र का ढाल कैसा होता है? तो ऋणात्मक होता है। अगला क्वेश्चन है, आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो सामान्य वस्तु की जो मांग होती है वह बढ़ जाती है। तो वो क्या हो जाती है? तो बढ़ जाती है। यानी कि आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग में क्या हो जाती है? वो वृद्धि हो जाती है। ठीक है, यानी कि आय में वृद्धि होने पर सामान्य वस्तु की मांग में भी वृद्धि हो जाती है, यानी कि सामान्य वस्तु की मांग बढ़ती है। अगला क्वेश्चन है, मांग अनुसूची क्या होती है? तो मांग अनुसूची क्या होती है? तो मांग अनुसूची मांग का तालिका रूप है। तो मांग अनुसूची क्या होती है? तो मांग का तालिका रूप है। अगला क्वेश्चन है, कीमत में कमी होने पर मांग में क्या परिवर्तन होता है? तो कीमत में कमी होने पर मांग में क्या परिवर्तन होता है? तो मांग में क्या परिवर्तन होता है? तो मांग बढ़ती है। तो मांग क्या होती है? बढ़ती है, यानी कि विस्तार होती है। तो कीमत में कमी होने पर मांग में क्या परिवर्तन होता है? तो मांग बढ़ती है, यानी कि उसका विस्तार होता है। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र का स्थानांतरण किस कारण होता है? तो मांग वक्र का स्थानांतरण किस कारण होता है? तो वो होता है आय के कारण। किसके कारण? तो आय के कारण। तो मांग वक्र का स्थानांतरण जो है सो किसके कारण होता है? तो आय के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग का क्या अर्थ है? तो बाजार मांग का क्या अर्थ है? तो बाजार मांग का क्या अर्थ है? तो सभी व्यक्तियों की कुल मांग। तो सभी व्यक्तियों की कुल मांग, यही जो है सो क्या है? तो बाजार मांग का अर्थ है। तो बाजार मांग का क्या अर्थ है? तो सभी व्यक्तियों की कुल मांग। तो सभी व्यक्तियों की कुल मांग यह बाजार मांग का अर्थ है। अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह जो है कैसे प्राप्त किया जाता है? तो यह क्षैतिज जोड़। तो क्षैतिज जोड़ के साथ जो है प्राप्त किया जाता है। तो बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त किया जाता है? तो बाजार मांग वक्र कैसे प्राप्त किया जाता है? तो क्षैतिज जोड़ के साथ प्राप्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच क्या मापती है? तो मांग की लोच जो है सो क्या मापती है? तो मांग की जो लोच है सो संवेदनशीलता मापती है। क्या मापती है? तो संवेदनशीलता मापती है। तो मांग की लोच क्या मापती है? तो संवेदनशीलता मापती है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण
लोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? तो पूर्ण लोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? तो पूर्ण लोचदार मांग में लोच का मान होता है अनंत। क्या होता है? तो अनंत होता है। तो पूर्ण लोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? तो अनंत होता है। अगला क्वेश्चन है, पूर्ण लोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? तो पूर्ण लोचदार, अच्छा यहाँ पर जो है अलोचदार है, इससे पहले लोचदार था, यहाँ पर है अलोचदार। तो पूर्ण अलोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? तो पूर्ण अलोचदार मांग में लोच का मान होता है शून्य। क्या होता है? तो शून्य। तो पूर्ण अलोचदार मांग में लोच का मान क्या होता है? शून्य, और लोचदार में अनंत। अलोचदार में शून्य और लोचदार में अनंत। अगला क्वेश्चन है, मांग की लोच किन कारकों से प्रभावित होती है? तो मांग की लोच किन कारकों से प्रभावित होती है? तो यह जो है आय से भी प्रभावित होती है, विकल्प से भी प्रभावित होती है, और समय से भी प्रभावित होती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो मांग की लोच किन कारकों से प्रभावित होती है? तो आय, विकल्प और समय सभी से प्रभावित होती है। अगला क्वेश्चन है, सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? तो यह बतलाता है कि समान MU, क्या बतलाता है? तो समान MU बतलाता है। तो सम सीमांत उपयोगिता का नियम क्या बताता है? तो समान MU। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन कब प्राप्त करता है? तो उपभोक्ता जो है सो संतुलन कब प्राप्त करता है? तो उपभोक्ता जो है संतुलन कब प्राप्त करता है? जब MU बराबर प्राइस हो। तो MU बराबर जब प्राइस होता है तब जो है उपभोक्ता संतुलन प्राप्त करता है। तो उपभोक्ता जो है सो संतुलन कब प्राप्त करता है? जब MU बराबर प्राइस हो। अगला क्वेश्चन है, उदासीनता वक्र विश्लेषण में संतुलन कहाँ होता है? तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में संतुलन कहाँ होता है? तो स्पर्श बिंदु पर होता है। कहाँ होता है? तो स्पर्श बिंदु पर होता है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण में संतुलन कहाँ होता है? तो स्पर्श बिंदु पर होता है। अगला क्वेश्चन है, मांग वक्र नीचे की ओर क्यों ढलान करता है? तो मांग वक्र नीचे की ओर क्यों ढलान करता है? तो यह जो है नीचे की ओर क्यों ढलान करता है? आय प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण MU घटती है, यानी कि उपयुक्त में से सभी। तो मांग वक्र नीचे की ओर क्यों ढलान करता है? तो आय के प्रभाव के कारण, प्रतिस्थापन प्रभाव के कारण MU घटती है, इसके कारण। तो इन सभी के कारण जो है मांग वक्र नीचे की ओर ढलान करता है। अगला क्वेश्चन है, गिब्रेन वस्तु के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? तो गिब्रेन वस्तु के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? तो गिब्रेन वस्तु के मामले में मांग वक्र जो है सो कैसा होता है? तो ऊपर होता है। कैसा होता है? तो ऊपर होता है। तो गिब्रेन वस्तु के मामले में मांग वक्र कैसा होता है? तो ऊपर होता है। अगला क्वेश्चन है, निम्न वस्तु की विशेषता क्या है? तो निम्न वस्तु की विशेषता क्या है? तो आय बढ़े तो मांग घटे, ये क्या है? सही है। ठीक है, तो आय बढ़ने पर जो है मांग घटता है। ठीक है, तो आय बढ़ने पर मांग घटता है, यह वस्तु की विशेषता है। ठीक है, निम्न वस्तु की विशेषता है। किस वस्तु की? तो निम्न वस्तु की। तो निम्न वस्तु की विशेषता क्या है? तो आय बढ़ने पर मांग घटता है। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता क्या अधिकतम करता है? तो उपभोक्ता संतुलन की स्थिति में उपभोक्ता
क्या अधिकतम करता है? तो संतुष्टि अधिकतम करता है। तो क्या अधिकतम करता है? तो संतुष्टि अधिकतम करता है। तो उपभोक्ता संतुलन, उपभोक्ता वह संतुलन की स्थिति में अधिकतम क्या करता है? तो अधिकतम जो है वो संतुष्टि करता है। अगला क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो मानवीय इच्छाएं और संसाधन से संबंधित है। तो अर्थशास्त्र एक ऐसा विज्ञान है जो किससे संबंधित है? तो मानवीय इच्छाएं और संसाधन से संबंधित है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो यह जो है व्यक्तिगत आर्थिक इकाई का अध्ययन करता है। ठीक है, तो सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसके व्यवहार का अध्ययन करता है? तो व्यक्तिगत आर्थिक इकाई के व्यवहार का अध्ययन करता है। अगला क्वेश्चन है, आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण क्या है? तो आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण क्या है? तो वह है संसाधनों की कमी, असीमित इच्छाएं, संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, यानी कि इनमें से सभी जो है सो क्या है? आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण है। तो आर्थिक समस्याओं के मुख्य कारण क्या है? तो संसाधनों की कमी, असीमित इच्छाएं और संसाधनों के वैकल्पिक उपयोग, यानी कि उपयुक्त में से सभी। अगला क्वेश्चन है, सामान्यतः मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो सामान्यतः मांग वक्र का आकार जो है सो कैसा होता है? तो नीचे की ओर ढलान होता है। तो कैसा होता है? तो नीचे की ओर ढलान होता है ना। तुरंत आपको बतलाएं हैं कि जो है सामान्यतः मांग वक्र का आकार कैसा होता है? तो मांग वक्र का आकार जो है नीचे की ओर ढलान होता है। अगला क्वेश्चन है, जब मांग पूर्णतः आलोचदार हो तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? तो जब मांग जो है पूर्णतः आलोचदार हो तो कीमत बढ़ने पर क्या होगा? तब जो है कीमत बढ़ने पर कुल आय में वृद्धि होगी। क्या होगी? तो कुल आय में वृद्धि होगी। तो क्या होगी? तो कुल आय में वृद्धि होगी। जब मांग पूर्णतः आलोचदार हो तो कीमत बढ़ने पर क्या होगी? तो कुल आय में वृद्धि होगी। अगला क्वेश्चन है, मांग में परिवर्तन यानी कि शिफ्ट और विस्तार या फिर संकोचन यानी कि मूवमेंट होते हैं। तो मांग में परिवर्तन और विस्तार होते हैं तो होते हैं वह भिन्न होते हैं। क्या होते हैं? तो भिन्न होते हैं। यानी मांग में परिवर्तन और विस्तार दोनों क्या होते हैं? तो भिन्न होते हैं। तो मांग में परिवर्तन और विस्तार दोनों जो है भिन्न होते हैं। अगला क्वेश्चन है, मांग में स्थानांतरण किससे होता है? तो मांग में स्थानांतरण जो है सो किससे होता है? तो मांग में स्थानांतरण जो है सो किससे होता है? तो गैर कीमत कारक के कारण होता है। तो गैर कीमत कारक के कारण जो है मांग में स्थानांतरण होता है, यानी कि शिफ्ट होता है। अगला क्वेश्चन है, वह स्थान जहाँ लोग कीमत के आधार पर विनिमय करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे जो है सो बाजार कहते हैं। क्या कहते हैं? तो बाजार कहते हैं। तो वह स्थान जहाँ लोग कीमत के आधार पर विनिमय करते हैं उसे क्या कहते हैं? तो बाजार कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, बाजार मांग कैसे प्राप्त की जाती है? तो बाजार मांग कैसे प्राप्त की जाती है? तो व्यक्तिगत मांगों को छोड़कर। तो व्यक्तिगत मांगों को छोड़कर बाजार मांग प्राप्त की जाती है। तो बाजार मांग कैसे प्राप्त की जाती है? तो व्यक्तिगत मांगों को छोड़कर। तो चलिए ये लास्ट क्वेश्चन है, आपूर्ति का नियम बताता है कि कीमत और आपूर्ति
में कैसा संबंध है, यानी आपूर्ति का नियम बताता है कि कीमत और आपूर्ति में कैसा संबंध है, तो प्रत्यक्ष संबंध है। कैसा संबंध है, तो प्रत्यक्ष यानी कि सकारात्मक संबंध है। तो आपूर्ति का नियम क्या बतलाता है, तो आपूर्ति का नियम बतलाता है कीमत और आपूर्ति में जो है सो प्रत्यक्ष संबंध है। ठीक है, तो चलिए, तो ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कंप्लीट हुआ। आपको एक क्वेश्चन कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं।